हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HTC लड़ी पर। दोस्तों, हितेश टीचिंग सेंटर लाया है आज बायोलॉजी। आज हम लोग इस सेशन में कोशिका चैप्टर से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण सवाल को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये सेशन सभी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्र के लिए उपयोगी होगा। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहें। आपको बता दें, इस सेशन में हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए सेशन प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। आप लोगों को याद रखना है, कोशिका को हम लोग साइटो कहते हैं और इसके अध्ययन को साइटोलॉजी। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो है तंत्रिका कोशिका। दोस्तों, आपको बता दें, मनुष्य के शरीर की छोटी कोशिका जो होती है वो होती है स्पर्म की कोशिका। जो स्पर्म होता है मेल में, उसकी कोशिका सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका। तो आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस चैप्टर से रिलेटेड 4 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो सेल का नामकरण किया था दोस्तों रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने 1665 ईस्वी में कॉर्क कोशिका को देखा और इनको ये जो कॉर्क की कोशिका है ये मधुमक्खी के छाते जैसा दिखाई दिया। इसका नाम इन्होंने दिया था कोसा। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है, सेल का नामकरण रॉबर्ट हुक ने किया था। एडिशनली रूप से आपको बता दें दोस्तों, ये जो रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने केंद्रक की खोज की। पुरकिंजे जो हैं इन्होंने जीव द्रव का नामकरण किया, जबकि जीव द्रव का खोज करता थे डुजार्डिन। और ल्यूवेन हॉक जो हैं इन्होंने जीवाणु की कोशिका को खोजा, जो कि पहली बार जीवित कोशिका थी, पहली बार खोजी गई जीवित कोशिका। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है? तो दोस्तों, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। आपको बता दें दोस्तों, इसको अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस पे रहता है राइबोसोम और इस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। आपको ये भी बता दें, ये जो आपका खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का, क्योंकि इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सवाल है, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं? तो गोल्जी उपकरण कहाँ नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन होगा इसमें से सभी। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में भी, लाल रुधिर कोशिकाओं में भी और नील हरित शैवाल, इन सब में गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। अगला सवाल है, पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल्यूलोज, क्योंकि आपको बता दें जो पादप की कोशिका है वो चारों ओर से एक मोटी
कोशिका भित्ति से घिरी होती है और ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा सेल्यूलोज। 7वां सवाल है दोस्तों, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। आपको पीछे वीडियो में बता दिया गया कि कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और एक को बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक है वो कम विकसित होता है या अविकसित बोल सकते हैं, जबकि यूकैरियोटिक विकसित कोशिका है। तो इसमें कोशिकांग जो पाए जाते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं। तो आपको याद रखना है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा यूकैरियोटिक। 8वां सवाल है, अंतःप्रद्रवी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। तो दोस्तों इसके झिल्ली के ऊपर जो अवस्थित होता है उसे बोलते हैं राइबोसोम, और उसी अंतःप्रद्रवी जालिका का नाम आ जाता है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये राइबोसोम जो है यही प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा गोल्जी उपकरण। ये जो गोल्जी उपकरण है ये समांतर नलिकाओं जिसे सिस्टर्नी कहते हैं इसकी समूह से बनी संरचना होती है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था। तो दोस्तों लाइसोसोम को देखा था क्रिश्चियन डी डुवे ने। इस लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें 24 प्रकार के जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, आत्महत्या की थैली अर्थात सुसाइड बैग लाइसोसोम को कहते हैं। इसकी खोज डी डुवे ने किया था। सवाल 11, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो क्रिस्टी है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो रचना होती है उसके अंदर इस तरह की एक रचना अंदर में पाई जाती है। इस रचना को ही हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। 12 नंबर सवाल है, श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद होते हैं। तो दोस्तों श्वसन से संबंधित एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल गुहा में मौजूद होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहते हैं। जहां श्वसन होता है ऑक्सीश्वसन, वहीं पे क्रेब्स चक्र चलता है। 13वां सवाल है, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं। तो रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं दोस्तों क्रोमोप्लास्ट। जो प्लास्टिड होते हैं ये 3 तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा क्रोमोप्लास्ट। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है रंगीन प्लास्टिड, तो इसका आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट। सवाल नंबर 14, कोशिका के रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। तो जो रसधानी है उसको चारों ओर से जो घेरी रहती है झिल्ली, उसे हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब टोनोप्लास्ट होगा। 15 नंबर है कि केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा केंद्रक छिद्र द्वारा। केंद्रक छिद्र के द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। 16वां सवाल है, केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली महीन धागे के जाल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उस जाल को कहते हैं क्रोमैटिन जाल या क्रोमैटिन जालिका। ये केंद्रक के अंदर पाई जाती है, केंद्रक द्रव्य में। 17 नंबर सवाल है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा।
तो जब राइबोसोम नहीं रहेगा अगर कोशिका में, तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, अर्थात प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा प्रोटीन संश्लेषण। 18वां सवाल है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली कहते हैं, जबकि पादप कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कोशिका भित्ति कहते हैं। तो यहाँ तो जंतु कोशिका पूछा है, इसीलिए आंसर होगा कोशिका झिल्ली। 19वां सवाल है, वैसे जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, केंद्रक झिल्ली जिसमें नहीं पाए जाते हैं उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। आपको तो बताया ही है कि दो तरह की कोशिकाओं के प्रकार हैं, एक को यूकैरियोटिक, एक को प्रोकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक हैं उसमें केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो केंद्रक होते हैं वो झिल्ली से घिरे होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। 20वां सवाल, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? तो दोस्तों, बड़ी रसधानी पाई जाती है पादप कोशिकाओं में, और जंतु कोशिकाओं में छोटी रसधानी पाई जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा पादप कोशिका। 21, जीन बने होते हैं? तो दोस्तों, जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से, क्योंकि आपको बता दें जो डीएनए है उसका जो आकार होता है कुछ इस तरह से होता है। आप लोगों को एक वीडियो और भी प्रोवाइड किया गया है डीएनए और आरएनए से रिलेटेड, तो अगर आपको डीएनए और आरएनए के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेना है तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये डीएनए का कुछ इस तरह से संरचना होता है, इसमें नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, इस तरह से एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, इस तरह से 4 बेस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जीन बने होते हैं, तो ये होगा डीएनए के खंड से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 22वां सवाल है, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो जो कोशिका की वृद्धि है वो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। जिस तरह से हमारे पूरे बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, उसी तरह से कोशिका में जो भी गतिविधि हो रही होती है उसे केंद्रक कंट्रोल करता है। 23वां सवाल है, कोशिका भित्ति होती है? तो दोस्तों, जो कोशिका भित्ति होती है वो पारगम्य होती है। आपको बता दें कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य होती है कौन? कोशिका झिल्ली, जबकि कोशिका भित्ति होती है पारगम्य। और अर्ध पारगम्य इसी को हम लोग चयनात्मक पारगम्य भी बोलते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसे कहते हैं अंतःप्रद्रवयी जालिका। ये 2 तरह के होते हैं, एक चिकनी और दूसरा खुरदरी। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। चिकनी जो है ये वसा एवं कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है, खुरदरी के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। निम्नांकित कोशिकांगों में किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को आत्महत्या की थैली कहते हैं, या फिर सुसाइड बैग भी इसे अंग्रेजी में बोलते हैं। सॉरी दोस्तों, आत्महत्या की थैली हम लोग लाइसोसोम को कहते हैं। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कौन सी होती है? तो अभी आपको एक क्वेश्चंस में बताए थे, कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है, जबकि कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आपको बता दें कि अगर डीएनए से डीएनए बने
तो इसे रेप्लिकेशन कहते हैं, इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। अगर डीएनए से आरएनए बने तो इसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अगर आरएनए से डीएनए बने तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अगर आरएनए से प्रोटीन बने तो इसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। 28 नंबर सवाल है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो एक वैज्ञानिक थे स्लाइडेन एवं स्वान, इन्होंने ही कोशिका सिद्धांत दिया था 1838 ईस्वी में। 1838-39 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत कहता है कि कोई भी जीव, चाहे वो जंतु हो या पादप, उनका शरीर कोशिकाओं का बना होता है। आज के सेशन का लास्ट सवाल है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार एमनॉल ई रस्का नामक वैज्ञानिक ने 1931 में किया था। आपको बता ही दिए, स्लाइडेन एवं स्वान कोशिका सिद्धांत दिए। पुरकिंजे जो हैं जीव द्रव का नामकरण किए। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जीवाणु की कोशिका को देखा था सर्वप्रथम। आइए, ये सवाल आप लोगों के लिए है, आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी? ऑप्शन ए 1664, ऑप्शन बी 1665, ऑप्शन सी 1666, ऑप्शन डी 1667। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।